हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मेंडली पीरियोडिक टेबल है, जो कि चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10 का एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि डॉबरनियर, ट्राइड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के ऊपर है, जिसके अंदर मैंने डिटेल चीज़ें बता रखी हैं उनके टेबल के बारे में। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और आप वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्या, कि मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में। आइए जानते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल कैसे बना और किसने बनाया। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल को बनाया था रशियन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडली, ठीक है ना। तो उन्होंने जब अपना टेबल बनाया, तो उनका जो टेबल बनाने का जो क्राइटेरिया था, जिस बिहाफ पे उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने क्राइटेरिया चूज करा था एटॉमिक मास, ठीक है ना। उन्होंने एटॉमिक मास के बिहाफ पे अपना टेबल बनाया था। अब उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अपने टेबल में अरेंज करा। वो भी किस बिहाफ पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे। कहने का मतलब ये है कि उनके पास 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने ऑब्जर्व करा, उनके मासेस कैलकुलेट करे। मासेस कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने क्या करा, उनको इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मींस कहने का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लिथियम जिसका मास है 6.93, उसके बाद आता है बेरिलियम जिसका मास है 9.01, उसके बाद है बोरोन जिसका मास है 10.81, कार्बन 12.01, नाइट्रोजन 4.0, ऑक्सीजन 16 एंड फ्लोरीन 18.99 एंड सोडियम 22.99, ठीक है। तो उसके बाद ना मेंडलीव ने तो ये बोल दिया भाई कि मैंने जो अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, वो एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे अरेंज कर रहा है, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के अलावा और भी एक क्राइटेरिया यूज करा, जो कि था क्राइटेरिया, उन्होंने ये बताया कि जो भी एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूंगा, उन एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसकी सेम होनी चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी तो ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी में क्या कहना चाहते हो। तो बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है, जैसे मान के चलिए कि केमिकल प्रॉपर्टी को ना हम बेसिकली उनके केमिकल फॉर्मूला के ऊपर जज करते हैं, ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूला के ऊपर जज करते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लिथियम। आपको पता है कि भाई लिथियम जो एलिमेंट है, लिथियम एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो कितना है? उसका वैलेंसी है 1, ठीक है ना। अगर मान के चलो मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो उसको ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो इन दोनों से जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या बनेगा? Li2 Li2O बनेगा। अगर मैं सोडियम को लेता हूँ, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। अगेन केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, क्या आएगा हमारा आंसर? Na2O आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब मैंने इनको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया, तो दोनों के केमिकल फॉर्मूलेस क्या निकल के आए? Li2O Na2O। इसका मतलब ये है कि दोनों के फॉर्मूले में जो उनकी एटॉमिसिटी निकली, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी मतलब ये होता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेम। मतलब कहने का मतलब जैसे Li2 है तो उसका मतलब क्या है? कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? Li के 2, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं इस कंपाउंड के अंदर? 2 हैं। तो ये होती है एटॉमिसिटी। तो इसका मतलब है दोनों का जो फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? सेम है। देखिए Li2O एंड Na2O, तो दोनों के फॉर्मूले क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। अगेन फिर उसके बाद जो मेंडलीव है उन्होंने क्या करा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के देखा इन्हीं एलिमेंट्स को। तो हाइड्रोजन के साथ जब मैंने रिएक्ट करा, तो देखो Li, ठीक है ना, Li, उसके बाद H लिया यहाँ पे हाइड्रोजन, Li की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी गेट LiH, ठीक है ना। अगेन मैं क्या करता हूँ कि भाई सोडियम को रिएक्ट करवाता हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी गेट NaH,
तो आप यहाँ देख सकते हैं NaH और LiH दोनों का फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम कहने का मतलब ये है कि देखो Li का भी एक ही एलिमेंट है, Na का भी एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही एटम है दोनों के पास। तो इसका मतलब कि जब मैं लिथियम और सोडियम को आपस में रिएक्ट करवा रहा हूँ, मतलब सॉरी, जब मैं लिथियम एंड सोडियम को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो रिएक्ट करने पे क्या हो रहा है कि इन दोनों के केमिकल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो Li2O बना, जब मैंने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, Na2O बना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे दोनों के फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाने पे दोनों के फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, दोनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर? क्या प्रॉपर्टी है इनकी? सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। अगेन हम बात करते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी तो चलो समझ में आ गया, एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हो जाए। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेंडलीव कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि देखो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्या, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, और जैसे कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी लिथियम एंड सोडियम की क्या निकली, सेम निकली। तो अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब ये होता है जब आप एलिमेंट्स को रिएक्शन करवाते हो, रिएक्शन करने के बाद जो उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आने के बाद हम उनको कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट के प्रोडक्ट से। जब हम देखते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट्स के जो फॉर्मुलेज हैं वो सेम आते हैं तो हम ये जज करते हैं कि भाई दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी को हम किस बेसिस पे जज करते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे एंड डेंसिटी पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसे कि आप यहाँ पे तो देख रहे हो कि भाई लिथियम एंड सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है। वैसे ही अदर एलिमेंट्स भी थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, जैसे कि मैंने बोला मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कि मैग्नीशियम एंड बेरिलियम की भी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, वो सेम होगी। चेक कर लेते हैं एक बारी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है कोई, और जब मैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो क्या होता है, तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। अब देखो 2 से 2 कट गया तो बेरिलियम का फॉर्मूला क्या बना, BeO बना। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, 2 से 2 कटा, ठीक है ना। तो अगेन 1 1 बचा तो 1 से 1 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगेन MgO। तो हमें यहाँ से पता लगा कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है सेम है। अब केमिकल फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी इनकी दोनों की सेम होती है, जिस वजह से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है वो क्या है, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हमें आगे ये पता लगा कि भाई एल्यूमिनियम एंड बोरोन की भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, कार्बन सिलिकॉन की भी सेम है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस की भी सेम है, ऑक्सीजन सल्फर की भी सेम है, एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन की भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या कहा भाई मेंडलीव ने अपने टेबल के बारे में। तो मेंडलीव जी ने ये कहा कि एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। कहने का मतलब ये देखो मैंने बता दिया आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड सिमिलर एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। अब हमें डेफिनेट इंटरवल के बारे में भी देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटरवल ये कहना क्या चाहते हैं डेफिनेट इंटरवल के बारे में। तो हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि मान के चलो, आप इस तरह से समझो इसको, जैसे मान के चलो कि आज 1 तारीख है और 1 तारीख को जैसे मैंने मान लिया कौन सा डे है भाई, मंडे है। तो जैसे कि अगर कोई आपसे सवाल पूछता कि अगर आज 1 तारीख को मंडे है तो अगले कौन सी तारीख को मंडे आएगा, तो आप कहोगे यार ये तो कॉमन सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि भाई 8 तारीख को अगला मंडे आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब आप 7 डेज को कंप्लीट कर लोगे, 7 डेज कंप्लीट करने के बाद क्या होगा,
आफ्टर 7 डेज को कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, आपका 8 तारीख को मंडे आ जाएगा, है ना। तो रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल का मीनिंग भी यही है। वो ये आपको बताना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर गैप को कवर करने के बाद जो आपका डे आएगा, मतलब जो डेट आएगी, उस डेट को भी वही डे होगा जो आपका 1 तारीख को था, ठीक है ना। तो अब इसको ना अप्लाई करते हैं हम अपने यहाँ पे टेबल पे, जो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मान के चलो कि भाई लिथियम है, तो लिथियम के बाद जो सोडियम आया उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन वो कब आया सोडियम, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है जब उसने 7 एलिमेंट्स को कवर करा तब जाके जो एलिमेंट आपके पास आया सोडियम, मतलब आफ्टर 7 एलिमेंट्स को कवर करने के बाद जो एलिमेंट आया आपका सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी और जो लिथियम जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। डेफिनेट इंटरवल का मतलब होता है पर्टिकुलर गैप को कवर करने के बाद जो एलिमेंट आपके पास आया उसकी प्रॉपर्टी और पहले वाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के बीच का जो गैप था, उस पर्टिकुलर गैप के बाद अगेन जो मैग्नीशियम आया और बेरिलियम यहाँ पे जो था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। सिमिलरली बोरोन एल्यूमिनियम की भी सेम थी, कार्बन सिलिकॉन की भी सेम थी, नाइट्रोजन फास्फोरस की भी सेम थी, ऑक्सीजन सल्फर की भी सेम थी, फ्लोरीन क्लोरीन की भी सेम थी, ठीक है ना। तो ये दो चीजें उन्होंने अपने टेबल के बारे में अभी बताई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी बिहाफ पे ना क्या हुआ कि मेंडलीव जी ने क्या करा, सोचा कि भाई हम अपना एक लॉ दे देते हैं। उन्होंने अपना लॉ दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब ये है कि भाई एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी ना वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके एटॉमिक मास पे। समझ रहे हो, दोबारा बता रहा हूं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास के ऊपर। जो कि मेंडलीव भाई साहब ने पहले ही अपने टेबल को बनाने से पहले क्राइटेरिया सेट कर दिया था। उन्होंने अपने टेबल में पहले ही कहा था कि भाई मैंने अपना टेबल जो बनाया है ना वो मैंने एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे बनाया है। तो इसलिए भाई मेरा जो लॉ होगा ना वो ये होगा कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके एटॉमिक मासेस पे। अब ये समझते हैं यार पीरियोडिक फंक्शन वाली टर्म क्या है, इसके अंदर क्या समझाना चाहते हैं पीरियोडिक फंक्शन से। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होगा, ये रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा कि एक पर्टिकुलर गैप के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी और पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जैसे कि आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, अब इसको हम समझते हैं डिटेल्ड में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली कि ग्रुप्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे लिखा ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब ये है कि जो वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, तो यहाँ पे आपको कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं भैया ग्रुप्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, ग्रुप्स आपके टोटल कितने हैं, वो 8 ग्रुप्स हैं आपके टोटल। पीरियड्स कितने हैं आपके जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स का मतलब देखो क्या होगा, पीरियड्स का मतलब होगा इसमें आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। देखो मैं एरो से आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखो कि जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो वो क्या शो करेंगे आपको, पीरियड। तो देखो पीरियड की काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने पीरियड्स हुए हमारे भाई, यहाँ पे हमको मिले 6 पीरियड्स मिले। ओके, तो 6 पीरियड मिले, 8 ग्रुप्स मिले। अब यहाँ पे आप कुछ देख रहे होगे, यहाँ पे ऑक्साइड हाइड्राइड लिखा हुआ है। तो ऑक्साइड का मतलब ये है कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटेशियम कॉपर, ये एलिमेंट्स है, तो जब इन्होंने इन एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे देख लो ना, सोडियम पोटेशियम कॉपर रुबेडियम सिल्वर गोल्ड, इन सब का जो केमिकल फॉर्मूला निकल के आया वो कुछ इस फॉर्म में निकल के आया, R2O के फॉर्म में। अब ये R क्या है भाई, यहाँ पे ये R समझ में नहीं आ रहा सर, ये बताओ। तो R जो है ना, इसके अंदर R जो है वो एलिमेंट्स के नेम आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे R की जगह क्या रख सकता हूँ, सोडियम Na2O, फिर मैं लिख सकता हूँ लिथियम Li2O, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था। सिमिलरली मैं यहाँ पे रखता हूँ K2O जो सी ग्रुप का। तो सबका जो केमिकल फॉर्मूला आएगा ना ऑक्सीजन के साथ में, वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। सिमिलरली जो हाइड्रोजन के साथ जो है, हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ पे RH दे रखा है, RH का मतलब भी यही है कि जो इनका फॉर्मूला बन रहा है ना, R के मतलब हाइड्रोजन के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं
जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो इसका फॉर्मूला बनेगा, कैसा बनेगा, RH ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल N रख दिया मैंने, जब मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, R की जगह हम क्या रखेंगे, एलिमेंट का नेम, तो NaH, LiH, KH, तो सबका केमिकल फॉर्मूला देख रहे हो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो समझ गए होंगे आप यहाँ से कि जो ग्रुप में ऑक्साइड हाइड्रेट दे रखा है, क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनका केमिकल फॉर्मूला कैसा बनेगा, R2O, RH, ठीक है ना। अब सेकंड ग्रुप में भी फॉर्मूला दे रखा है उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का, तो ऐसे करते सब ग्रुप्स का अपना अपना फॉर्मूला है। पीरियड्स तो आपको बता ही दिया मैंने, क्या बता रहे हैं आपको कि भाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो देखो, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपको पीरियड्स डिस्क्राइब करेंगे। अब पीरियड्स हमें क्या बताता है, पीरियड्स हमें ये बता रहा है कि भाई आपका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे लिथियम का 6.939, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 12 आ गया, तो आपका एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है। जब आप कहाँ जा रहे हो, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो हम वहां पढ़ते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या एडवांटेजेस थे। तो पहला एडवांटेजेस जो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उन्होंने ये बताया, some gaps were left for the undiscovered element like gallium, scandium and germanium। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएंगे तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए टेबल के अंदर। तो उनकी जगह बनाने के लिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स दे दिए थे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बॉक्सेस बना रखे हैं आपके लिए, देखो यहाँ पे। तो इससे ये पता लगता है कि मेंडलीव यार कितना ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जिसने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में भी एलिमेंट्स आएंगे तो उनके लिए भी हम गैप छोड़ देते हैं। अब जो यहाँ पे गैप्स उन्होंने छोड़े ना, तो उन्होंने पता क्या बोला कि भाई इन गैप्स में पता कौन से एलिमेंट आएंगे, फ्यूचर वाले आएंगे। और उन्होंने पता कि आपको पता है कि मतलब जब उन्होंने ये गैप छोड़े तो उन्होंने ये बताया था कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे ना उनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी। जैसे यहाँ पे जो गैप दिख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये वाला गैप, इस गैप के अंदर उन्होंने बताया कि इस वाले गैप, ये देखो मैं आपको डिफरेंट मार्कर से दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, पर्पल ले लिया मैंने, तो ये पर्पल वाला गैप है ना, पर्पल वाला गैप, इस पर्पल वाले गैप में जो एलिमेंट आएगा ना उसकी प्रॉपर्टी पता किससे मिलेगी, बोरोन से मिलेगी। तो इसलिए पता उन्होंने यहाँ पे एलिमेंट का नाम बताया, पता क्या बताया उन्होंने, बताया कि इसका नाम होगा इक्का बोरोन, ठीक है। मतलब यार क्या ही बताया, मतलब उन्होंने, मतलब कितने जबरदस्त चीज है, इक्का बोरोन। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरे वाले को मैं दिखाता हूँ बॉक्स को आपको अदर कलर से, ये ले लेते हैं यार, देखो ये इस वाले जो बॉक्स है उस उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलेगी, और एल्यूमिनियम से मिलने के बाद उसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा इक्का एल्यूमिनियम। मतलब उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, एल्यूमिनियम से मैच करेगी, इसलिए इस जगह पे जो एलिमेंट का नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा इक्का एल्यूमिनियम नाम रखा जाएगा। अब जो ये बॉक्स है इस वाले बॉक्स को भी देख लेते हैं। तो इस वाले बॉक्स को मैं येलो से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए येलो से दिखा रहा हूँ मैं। इस वाले बॉक्स में इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, सिलिकॉन से। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिलिकॉन एलिमेंट आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ना उसका नाम रखेंगे हम इक्का सिलिकॉन। इक्का सिलिकॉन नाम क्यों रख रहे हैं उसका, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी। तो यार मतलब कितनी जबरदस्त चीज बता दी उन्होंने। और फ्यूचर में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए ना, तो जो मतलब मेंडलीव ने कहा था ना कि मतलब इसकी प्रॉपर्टी बोरोन से मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी, एज इट इज वैसा ही हुआ। अभी आज के टाइम पे जहां बोरोन है वहां पे मतलब जो एलिमेंट्स उन्होंने यहाँ पे लिख रखे हैं, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, ये सारे एलिमेंट्स आए और उनकी प्रॉपर्टी एज इट इज मैच करी उनसे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गैलियम है, जर्मेनियम है, स्कैंडियम है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो थी, ये फ्यूचर एलिमेंट्स है, इनकी प्रॉपर्टी उन्होंने पहले ही बता दी थी। तो आगे जो अगला जो वो है उसका मेरिट है वो पढ़ लेते हैं, अगला मेरिट जो है वो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। और अगला जो उन्होंने बताया प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल। मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि उन्होंने एलिमेंट्स की पोजीशंस को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। प्रिडिक्ट मतलब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी
इन एलिमेंट से मैच करेगी। तो उन्होंने उनकी पोजीशन पहले से ही बता दी थी अपने टेबल की। जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, तो भाई फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उनके लिए स्पेस छोड़ देते, तो उन्होंने स्पेस छोड़ा। और स्पेस छोड़ने के बाद उन्होंने ये बोला कि भाई इनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, और वो एग्जैक्ट उन्हीं से मैच करेगी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। थर्ड प्रॉपर्टी जो थी, मतलब थर्ड जो उनका मेरिट था वो ये था, अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। कहने का मतलब ये है कि उनको पता नहीं था कि नोबल गैस नाम करके भी कोई एलिमेंट आ सकता है, कोई गैसेस आ सकती हैं। आपको पता ही होगा नोबल गैसेस क्या होती हैं। नोबल गैसेस एक ऐसी गैसेस होती हैं जो कि लेस रिएक्टिव होती हैं और हाईली स्टेबल होती हैं गैसेस। तो उनको पता नहीं था, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे 8 ग्रुप है ना, यहाँ पे एक ग्रुप और बना देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनाते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे 0 ग्रुप। क्या रख देते हैं? 0 ग्रुप। और यहाँ पे लगा लो भैया आप अपने सारे नोबल गैसेस के एलिमेंट्स को, क्या दिक्कत है? तो देखो इससे हमारा टेबल भी खराब नहीं हुआ और एक सेपरेट और कॉलम बन गया उसके लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि भाई उन्होंने मतलब पीरियोडिक टेबल को अपना चेंज ना करते हुए उन्होंने सेपरेट एक ग्रुप बना दिया, ताकि उसके अंदर हम नोबल गैस को अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि नोबल गैस के लिए उन्होंने एक साइड में अलग से एक ग्रुप जनरेट कर दिया था, उन्होंने उसका नाम रखा 0 ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ जो चीज ना इसके अंदर ये चीजें थी, मतलब जो इसकी मेरिट्स थे, ये 3 मेरिट्स थे जो कि आपको पढ़ने हैं क्लास 10 के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका डी मेरिट। डी मेरिट कहने का मतलब है लिमिटेशन। कि लिमिटेशन क्या हुई? कि लिमिटेशन ये थी भाई कि पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कहने का मतलब है कि आइसोटोप जैसे होते हैं ना, आइसोटोप्स आपको पता ही होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास तो सेम होते हैं, सॉरी मास डिफरेंट होते हैं, और जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का ये है मास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम है, बट ये नेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मासेस में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि 35.5 हो गया जो कि आप जनरली इस्तेमाल करते हो, और एक डिफरेंट मास का एक और पाया जाता है, इसका अराउंड 40 के अराउंड होता है। तो ये आइसोटोप्स मिले तो इनकी आइसोटोप्स की पोजीशंस को वो डिफाइन नहीं कर पाए। दूसरी बात उनकी जो डी मेरिट था, वो डी मेरिट दूसरा ये था कि वो हाइड्रोजन की पोजीशंस को फिक्स नहीं कर पाए। अब यहाँ आप कहोगे यार यहाँ पर तो हाइड्रोजन की पोजीशन ऑलरेडी दे रखी है, तो क्या ही दिक्कत है, फिक्स तो हो ही गई। लेकिन समझो इस बात को कि हाइड्रोजन जो है ना, वो एक तरह से नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है और मेटल की तरह भी बिहेव करता है। कहने का मतलब है उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं, मेटल प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज भी है। कहीं जगह वो नॉन मेटल बिहेवियर शो करता है, कहीं वो मेटल बिहेवियर शो करता है। तो ये कंफ्यूजन रहती है कि इसको कहाँ लगाएं, मतलब मेटल्स के साथ लगाएं, नॉन मेटल के साथ लगाएं। तो ये भी मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं कर पाया। अब थर्ड जो चीज पढ़ते हैं, थर्ड जो लिमिटेशन थी उसकी ये थी कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। उन्होंने पता है गलती क्या करी? देखो उन्होंने कहा था कि मैंने एटॉमिक मासेस के ब्याह पे एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। अब एटॉमिक मासेस उन्होंने कैसे लगाए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया कि उनके टेबल में ना वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई पहले छोटा मास आएगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पे आप देखो टेबल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, 24 के बाद देखो क्या आना चाहिए था, यहाँ पे सिलिकॉन आना चाहिए था, मतलब मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन आना चाहिए था जिसका मास 28 है, बट उन्होंने 29 रख दिया। देखो ना यहाँ पे 29 के बाद 28 आ रहा है, इसका मतलब ये तो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज की जगह। तो 29 के बाद 28 आया तो ये डिक्रीज हो गए यहाँ पे, है ना। जबकि इसको क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था। बट यहाँ पे देखो इसी वजह से उसकी एक लिमिटेशन आ गई कि भाई तूने कहा था कि भाई ये तो इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे तो यार ये तो डिक्रीज हो गया यार, तो फिर क्राइटेरिया गलत ही फॉलो हो गया यहाँ पे सीधा ही, ठीक है ना। तो ये मेंडली पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशन थी। अब लास्ट में आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी वीडियोस आगे मिलती रहें, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक था वो मेंडली पीरियोडिक टेबल को यही खत्म करते हैं, और उसके बाद अगला जो वीडियो आने वाला है मेरा, वो किसके ऊपर आने वाला है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।